कल हमने चैप्टर डिटर्मिनेंट शुरू किया था। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1। कितने एग्जाम्पल किए थे हमने? 5 या 6 एग्जाम्पल कर लिए थे। 5। अब हमने केवल कल एक्सपेंड करना सीखा था। 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2 बाय 2 एंड 3 बाय 3। आज हमें सीखने हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर, और उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले माइनर सीखते हैं। माइनर्स, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। माइनर के साथ ही कोफैक्टर सिखा देती हूँ। देखो कितने इजी है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर ऑफ एलिमेंट 11 का सिंबल होता है M11। ये अंडरस्टूड है। इसका माइनर कैसे निकलता है? इसका माइनर, इसका रो और कॉलम कट करके जो 4 एलिमेंट बचे, इनका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो M11 होगा। अब 9 के 9 लिखूं क्या? एक और लिख लेते हैं, M31 बताओ। इसका रो और कॉलम कट, और इसको कैसे सॉल्व किया था कल? दिस इंटू दिस, रजत, माइनस दिस इंटू दिस। 9 माइनर निकाल लोगे बड़े आराम से। कोफैक्टर, कोफैक्टर का सिंबल सी से नहीं शुरू होगा, ए से शुरू होगा। कैपिटल ए। स्मॉल ए तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि स्मॉल ए तो एलिमेंट। लेकिन बहुत सारे राइटर्स कैपिटल सी भी यूज कर लेते हैं, तो नंबर नहीं कटेंगे। बट एनसीईआरटी ने, कोर की एनसीईआरटी ने कैपिटल ए यूज किया है फॉर कोफैक्टर। फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब यदि मुझसे किसी ने A32 पूछा, तो जरूरी नहीं है पहले माइनर निकालूं, मैं यही भर देती हूँ। -1 की पावर 3 + 2, A32 का रो और कॉलम काट के माइनर A11 A13 A21 A23। देखो ध्यान से सुनो, यदि क्वेश्चन में है माइनर भी निकालो कोफैक्टर भी निकालो, और आपने पहले 9 माइनर निकाल दिए, फिर तो यहां माइनर की डायरेक्ट ऊपर से वैल्यू भर देना। क्वेश्चन है ओनली कोफैक्टर निकालो। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एडजॉइंट निकालना होगा। उस एडजॉइंट में मुझे 9 कोफैक्टर चाहिए, तो मैं पहले 9 माइनर नहीं निकालूंगी, मैं सीधा कोफैक्टर निकालूंगी। और MIJ की जगह क्या भर दूंगी? उस एलिमेंट का रो और कॉलम कट करके बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। तो हमेशा आपको जबरदस्ती नहीं, माइनर तो कब निकालना? जब मांगा जाए। केवल कोफैक्टर मांगे हैं तो कोफैक्टर के अंदर ही माइनर का फॉर्मूला भर देना। कॉपी करना जरा। 9 के 9 तो लिखने की नीड नहीं है, मैंने एक लिख दिया। एग्जाम्पल A32। सिमिलरली 9 के 9 कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा कोफैक्टर अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रही हूँ। और इसमें तो कहीं है ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन कि सारे कोफैक्टर निकालो। मैं आगे की एक्सरसाइजेस से उठाकर दे रही हूँ। आप मुझे एक बार किसी मैट्रिक्स के 9 के 9 कोफैक्टर निकाल कर दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है
A11, A12, A13, A21, A22, A23। बस मुझे थोड़ा कोफैक्टर की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, फिर मैं आगे पढ़ा रही हूँ। 9 के 9 कोफैक्टर, फिर मैं आपके बुक से मैच करूंगी कि आपके 9 के 9 कोफैक्टर करेक्ट है क्या। यदि मैट्रिक्स 2 by 2 है और मुझे इसका माइनर चाहिए, तो इसका रो और कॉलम काट के इट विल बी द डिटर्मिनेंट। ये 1 by 1 का डिटर्मिनेंट बनेगा और ये इसका आंसर होगा 2 by 2 में। कोफैक्टर कैसे? -1 की पावर 1+1 इंटू माइनर। माइनर में ऐसा कोई जब माइनर आपने निकाला है तो माइनस ना ना ना, माइनर में केवल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। मैं एक कोफैक्टर आप लोगों के लिए निकाल रही हूं। -1 की पावर 1+1, 3 का रो और कॉलम काट के माइनर, -1 की पावर 2 प्लस 2 जीरो जा जीरो, -5 इज द आंसर ऑफ पहला कोफैक्टर। अब आप मुझे 9 के 9 कोफैक्टर का आंसर बताएंगे। नहीं आ रहा है दोबारा पूछ लो कोफैक्टर। ये कौन है? यजुर, ये माइनर है, और माइनर के साथ यदि ये मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाता है कोफैक्टर। मैंने माइनर नहीं मांगे, मैं सीधा क्या मांग रही हूँ? कोफैक्टर। तो मैंने कोफैक्टर के अंदर ही माइनर का डिटर्मिनेंट भर दिया। ऑल द 9 कोफैक्टर केयरफुली, प्लस माइनस की गलती ना हो। पहले 3 कोफैक्टर बोलना कैलकुलेशन करने के बाद। कितना? -3। -3 बोला ना। -6, A21, 10। मैं ये 4 चेक कर रही हूँ, पहले आगे निकालिए। कोई ऐसा है जिसने ऑल द 9 निकाल ली हो? सुखलीन। मैच नहीं हो रहे, अभी मैं बुक से मैच कर लूं। -5, -3, -6 और 10, चारों बुक से मैच हो रहे हैं। तरुण, आपका कौन सा मैच नहीं हुआ? 10 वाला मैच नहीं हो रहा। देखो तरुण, गलती ढूंढना। -1 की पावर 2+1, A21 0 है, A21 रो और कॉलम कट करके ये 4 एलिमेंट बचेंगे। ये नेगेटिव, -1 की पावर ऑड नेगेटिव, ब्रैकेट में 0 -10 और -10 और ये माइनस। कहाँ गड़बड़ की?
कोफैक्टर नहीं आए तो हम एडजॉइंट नहीं कर पाएंगे। आगे जाके हमें एडजॉइंट सीखना है और एडजॉइंट में बार बार नो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अभी ये मेहनत आपको आगे जाके बार बार करनी पड़ेगी। ये चारों आंसर बुक से मैच हो गए हैं। यस। बाकी 5, A22 6, A23 A31 A32 3, A33। अभी मैं बुक से मैच करके बता रही हूँ कितने मैच हो रहे हैं कितने रॉन्ग हैं। 6 मैच हो गया, 12 मैच हो गया, 5 3 ये रॉन्ग है। A33 इज रॉन्ग। टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ A33। यस, A33 इज 6। चलो अब हमें कोफैक्टर की प्रैक्टिस हो गई है, अब हम आगे पढ़ सकते हैं। और कोई निकाल के दिखाऊं? कोई कोई भी कोफैक्टर डिटेल में करवा लो जो मैच ना हो रहा हो। रक्षित कौन सा करूं? सोनाक्ष? ओके। अब सीखनी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके लिए मुझे ये स्पेस चाहिए, रब कर सकती हूँ। इसको जरा रो 1 से एक्सपेंड कर दो कल की तरह। उसको मुझे कुछ सिखाना है आगे। कल की तरह रो 1 से एक्सपेंड कर दो। क्या सीखा था कल? -1 की पावर 1+1 एलिमेंट, और इसका रो और कॉलम काटकर 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, याद है क्या? फिर प्लस लगाते थे। -1, अच्छा 1 1 लिख दिया। -1 की पावर I+J, फिर एलिमेंट लिखते थे। फिर एलिमेंट का रो और कॉलम काटकर चारों एलिमेंट लिखते थे। फिर प्लस लगता था। -1 की पावर I+J, एलिमेंट लिखते थे। एलिमेंट का रो और कॉलम काटकर, ये हम कल सीख चुके हैं। ये मैंने किससे एक्सपेंड किया? अलोंग रो 1। सेम इज द केस विद रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब सीखना है आगे। ये तो है कल वाला टॉपिक, सीख लो पहले। यदि मैं इस A11 को हटा दूं, ये क्या चीज है? ये आज सीखा है। तुम्हारा मेरा है? किसका कोफैक्टर है? डिटर्मिनेंट का? मैट्रिक्स का? स्मॉल A11 का ये कोफैक्टर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कैपिटल A11। ये जो हटाया इसे वापस लिख रही हूँ। यदि यहाँ पे A12 के साथ दिस इंटू दिस क्या है? कोफैक्टर स्मॉल A12 का। A13 यदि मैं छुपा लूं तो दिस इंटू दिस क्या है? इसको लर्न कर लो। क्या इसका मतलब? सोनाक्षी इधर देख लो। इसका मतलब किसी रो के एलिमेंट को यदि उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। नंबर ऑफ टाइम MCQ में आया है। मतलब यदि मैं रो 3 ले लूं, रो 3, तो रो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? रो 3 के ही कोफैक्टर से, और ऐड होगा। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, ऐसे MCQ बन के आता है। यहाँ रो 3 ले लेते हैं, कभी कभी यहाँ और किसी रो के कोफैक्टर डाल देते हैं, वो नहीं होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जिस रो के एलिमेंट, सेम इज द केस विद कॉलम। चलो अब मैं कॉलम 1 ले रही हूँ, A11 A21 A31। तो कॉलम 1 के साथ कॉलम 1 के ही
कोफैक्टर लेने पड़ेंगे। अब इस तरह मैं 6 बार नहीं लिख रही हूं, समझ आ गई है बात। जिस कॉलम के एलिमेंट उसी कॉलम के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड, वी विल ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिस रो के एलिमेंट उसी रो के कोफैक्टर, वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। Concept number 1. Is that okay, Advika? Yes, ma'am. Okay. बहुत बढ़िया, गाना ही लगा लो। Concept number 2. The sum of products of, लिख लो पहले कॉन्सेप्ट 2, अभी समझा रही हूं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with cofactors of corresponding elements of some other row or column is 0। क्या कहना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, समझिए। ये इस कॉन्सेप्ट का यहां लिख रही हूं, 1 मिनट समझ लो कॉन्सेप्ट। ये कौन सी रो के एलिमेंट लिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट, और ये कोफैक्टर कौन सी रो के ले लिए, थर्ड रो के। आंसर हमेशा 0 मिलेगा, करके देख लेना। फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, 0 आएगा, सब खत्म हो जाता है। सेम इज द केस, तीसरा कॉलम ले रही हूं मैं, A13, A23, A33, और कोफैक्टर ले रही हूं पहले कॉलम के, आंसर 0। समझ आ गई होगी बात। सेम रो के एलिमेंट, सेम रो के कोफैक्टर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी रो के कोफैक्टर किसी और रो के एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड, वी विल गेट 0। अब पढ़ना लैंग्वेज, यही लिखा है ना लैंग्वेज में। इन्होंने पहले कोफैक्टर ले लिए, एलिमेंट बाद में ले लिए। अरे एलिमेंट पहले ले लो या कोफैक्टर पहले ले लो, मल्टीप्लाई करके तो सेम आएगा। कोर में स्टेटमेंट में पहले एलिमेंट है, बाद में कोफैक्टर है, मकसद वही है। ये कौन सी रो के एलिमेंट है, फर्स्ट रो, और ये कौन सी रो के कोफैक्टर है, थर्ड रो। आंसर 0 आएगा। सेकंड रो भी ले सकते हैं, किसी और रो बोला मैंने, सेकंड रो के एलिमेंट को किसी और रो के एलिमेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट 0। इन पे बहुत एमसीक्यू बनते हैं, वो 4 पार्ट दे देते हैं, मतलब कुछ भी करके, और मैं ढूंढती हूँ कि आपका मिल जाए कोई एमसीक्यू। कॉपी डाउन कॉन्सेप्ट नंबर 2। अभी 3-4 कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं। कॉपी डाउन कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉलम के साथ कॉलम, रो के साथ रो, कॉलम के साथ कॉलम। अब आप इस चैप्टर के एमसीक्यू निकालिए और पहला एमसीक्यू कर दीजिए ओरल। इस चैप्टर के एमसीक्यूज निकालिए और एमसीक्यू 1 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कितने जरूरी है एमसीक्यूज के लिए। नहीं, वो नहीं अलाउड है, ना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में ना उसमें। एमसीक्यू,
फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बताइए। मैच कीजिए। मैच हो गया। सभी लोग देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू कर पा रहे हो? सभी लोग देखो, फर्स्ट एमसीक्यू कर पा रहे हो? फर्स्ट एमसीक्यू हाँ या ना? हो गया। कुछ लोग का यस आ रहा है। हो गया। और कभी कभी ये पूछेंगे इन चारों ऑप्शन में से किसका आंसर जीरो है, तो तीन तो दे देंगे ये वाले और एक दे देंगे ये वाला, तो आपको बताना होगा कौन से ऑप्शन का आंसर जीरो है। तो इन दो प्रॉपर्टीज पे कोर में भी एमसीक्यू आ चुके हैं बोर्ड्स में। कॉन्सेप्ट 3 पर चले। एमसीक्यू 1 क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर 3। इन जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं सब पे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its row and column are interchanged। मैं रुक जाऊंगी एक मिनट। हाँ मैं रुक जाऊंगी इसीलिए तो कह रही हूँ। पक्का? रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, डिटर्मिनेंट की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखना, दैट इज करके मैं ये लिख सकती हूँ, इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और ए डैश क्या सीखा था? ए डैश रो को कॉलम, कॉलम को रो, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आंसर सेम आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम अब बहुत सारे एमसीक्यूज में ए डैश के डिटर्मिनेंट की जगह ए डिटर्मिनेंट लिखने वाले हैं। मतलब यदि ये कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 6 1 0 5 6 8 9, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, इस वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का भी वही आंसर आएगा। और ये वाली मैट्रिक्स बेटा जो इसके अंदर है, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में थी, यदि ये डिटर्मिनेंट ए है तो ये अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में यदि होती तो ये इस ए का क्या है? ये ट्रांसपोज। तो ये सिखाया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट में। अभी जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगी तब मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगी, तब आपको क्लिक होगा कि ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 यूज किया है आपने। बट अभी तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ेंगे, फिर मैं इनको यूज करूंगी। कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4। ये समझाती हूँ कॉन्सेप्ट। ये क्या लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। छोटा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, छोटा एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिससे काम कम करना पड़े। ये कोई मैट्रिक्स है, कुछ लोग तो सुन ही नहीं रहे, अपने आप समझ आ जाएगा क्या बिना सुने? ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने 2a कर दिया। 2a कैसे निकालू? 2a मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 इंटू -1। और इस 2a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 2 0 4 -2 -4। ठीक है। अब यदि मैं बिना एक्सपेंड करे करूंगी, बिना एक्सपेंड करे, मैट्रिक्स में से कैसे लेते थे कॉमन? चारों एलिमेंट में से एक 2 कॉमन आएगा। डिटर्मिनेंट का रूल अलग है, ये रो अलग 2 कॉमन देगा, ये रो अलग 2 कॉमन देगा। कितने 2 कॉमन आ गए?
इसके पास क्या बचा 2 कॉमन देके, इसके पास क्या बचा 2 कॉमन देके, ये तो कौन है, पुराना डिटर्मिनेंट है ये तो। क्या था पुराने डिटर्मिनेंट का आंसर, -4 आ गया। ये मैंने किया है प्रॉपर्टी लगा के, और ये मैंने किया है एक्चुअल, ये मैंने किया है प्रॉपर्टी लगा के। अब तुम मुझे ये बताओ, कोई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 5 है। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर। अब मैं आपसे चाह रही हूं आप मुझे डायरेक्ट 4A का आंसर बता दो डिटर्मिनेंट का। मेरे पास ना डिटर्मिनेंट है, कुछ नहीं है मेरे पास, और मैं आपसे चाह रही हूं 48। 4 cube into 5. वेरी गुड आद्विका। कितने 4 बाहर आएंगे, 3 4 क्यों आए बाहर, 3 ऑर्डर है, तो हर रो से 3 4 बाहर आ गए, और क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, जिसकी वैल्यू राइटर ने मुझे पहले दे दी। सो 320 इज द आंसर। हाँ, एन का मतलब नंबर, हाँ लिख लो यहाँ पे, एन इज द ऑर्डर, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये वाला इस प्रॉपर्टी में ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। जब प्रॉपर्टी रिवाइज करोगे, उसके साथ एग्जाम्पल रिवाइज करोगे, एकदम क्लिक हो जाएगा कि क्या बताया था इस एग्जाम्पल में। 3 4 किस खुशी में आए, यहाँ 3 रो से 3 4 कॉमन आ गए। ऑर्डर 2 होता तो 2 4 कॉमन आते, ऑर्डर 5 होता तो 5 4 कॉमन आते, हर रो से अलग अलग। बेटा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, कोई बात नहीं, पूछो। डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के होते हैं, तो रेक्टेंगुलर का तो पूरे चैप्टर में कहीं जिक्र ही नहीं आएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट 4। ये वाला एग्जाम्पल की बजाय ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। अभी तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, अभी तो एग्जाम्पल शुरू ही नहीं किए। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट आप पहले ए और बी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिटर्मिनेंट निकालना, या ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ से आंसर। लास्ट कॉन्सेप्ट 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। ए स्क्वायर, इसे क्या लिख सकती हूँ, ए इंटू ए। ये 5 प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी 5। ए की डिजिट दो, डिटर्मिनेंट इज अ डिजिट, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या सीखा, डिटर्मिनेंट के अंदर 2 हो या बाहर 2 हो, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब कुछ भी एन मत लो, एन तो ऑर्डर के लिए होता है, ये ऑर्डर नहीं है। मान लो ए क्यूब है, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। ए की पावर 4 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर 4। तो ये अंदर वाली पावर बाहर जा सकती है, प्रूव करके दिखाया गया है। तो अब इन 6 कॉन्सेप्ट पे जबरदस्त एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। एंड अच्छा 3 लिख दिया, क्यूब बोलते बोलते 3 लिख दिया। एग्जाम्पल 6 में प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट करनी है। मतलब एग्जाम्पल 6 हमें प्रॉपर्टी सिखाएगा, प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। क्या प्रूव करना है एग्जाम्पल 6 में, अच्छा 1 मिनट सुनो,
3a का डिटर्मिनेंट तुम्हें पहले ही पता है, इसका आंसर बताओ। ऑर्डर देख लो कितना है, ऑर्डर 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 कितना है, 3। अब बोल, 3 का क्यूब इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तुम्हें पहले ही पता है 27 डिटर्मिनेंट ए आएगा। उन्होंने कहा है इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। तो एलएचएस के लिए क्या करोगे आप? एलएचएस के लिए पहले 3 इंटू ए पता करोगे, आता है 3a, 9 के 9 एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई, फिर उसका डिटर्मिनेंट पता करोगे। आरएचएस के लिए क्या करोगे? पहले ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट निकालोगे उसके आंसर को, और फिर दोनों आंसर को क्या दिखा दोगे। तो ये एग्जाम्पल करने के बाद और आपकी प्रॉपर्टी सॉलिड तैयार हो जाएगी कि एमसीक्यू में हम इसको डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। बेटे वेरीफाई करने को कहा कि ये सही है, इसको वेरीफाई करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं वीक जा रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग बीच में नहीं पूछ रहे मुझसे। क्लियर हो रहा है? श्योर एकदम? एग्जाम्पल नंबर 6 करके दिखाएं। एलएचएस अलग सॉल्व, आरएचएस अलग सॉल्व, और दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपके माइंड में शायद ये प्रॉपर्टी सेट हो जाए, एमसीक्यू में डायरेक्ट यूज करनी है ये प्रॉपर्टी। कॉमन लेना हो, हाँ ना, हाँ नो, और मैट्रिसेस में कॉमन तीनों एलिमेंट से आएगा। डिटर्मिनेंट में यदि केवल पहली रो में से कॉमन आ रहा है तो पहली रो में से ले सकते हैं एक, यदि तीनों में से 3 कॉमन आ रहे हैं तो 3 बाहर आएंगे। ये भी कर सकते हैं, पहली रो में से 2 कॉलम ले लो, कॉमन ले लो, दूसरी रो में से 3 कॉमन ले लो, फिर वो मल्टीप्लाई कर दो बाहर आके, ये भी पॉसिबल है। मैट्रिक्स के रूल अलग है, डिटर्मिनेंट के रूल अलग है। होगी, बट प्रैक्टिस बनाएगी परफेक्ट हमें। वैसे यजुर कॉमन लेने वाले क्वेश्चन ना सिलेबस में नहीं है, तो बस आपको इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करना है बस, कि 3a का मतलब है हर रो में से 3 कॉमन, 2a का मतलब है हर रो में से 2 कॉमन, हर रो में से एक 2 कॉमन। 5a का क्या मतलब हुआ यजुर? यदि यहाँ 5a का डिटर्मिनेंट होता 5 का क्यूब, 5 कॉमन, जितना ऑर्डर उतने 5 कॉमन। हाँ 7 शुरू कर लो, जिनका 6 हो गया वो 7 पे आ जाओ। ये ओरिजिनल का आया, ये तो 3a का आया, ये तो एलएचएस हो गई, ये तो एलएचएस हो गई, प्रॉपर्टी नहीं लगानी, ये तो एलएचएस हो गई। अब आरएचएस कह रहा है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट पता करो पहले। अच्छा 1 है ये तो, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट पता करो पहले, और जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई करो। ये भी 108 आ जाना चाहिए, ये भी 108। प्रॉपर्टी नहीं लगानी, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी। प्रॉपर्टी तो उन्होंने लगा के दे रखी, 27 कैसे आया? उन्होंने लगा, उनकी प्रॉपर्टी उन्हें बताना है कि प्रॉपर्टी करेक्ट है। करो एक्सपेंड ओरिजिनल को। हाँ जिसमें, इसमें तो दो बहुत सारी जीरो है, एक कॉलम 1 से कर दे, रो 3 से कर दे। जो एग्जाम्पल 6 कर चुके हैं, जिन्हें एग्जाम्पल 6 में दिक्कत आ रही है, प्लीज मेरी हेल्प ले लो।
6 हो गया। 7, 7 में 3 माइनर निकालने हैं, 3 कोफैक्टर। कौन सी रो के? सेकंड कॉलम के, सॉरी, सेकंड कॉलम के। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे रजत? क्योंकि उन्होंने सेकंड कॉलम के ही माइनर मांगे और सेकंड कॉलम के ही कोफैक्टर मांगे। तो सेकंड कॉलम से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकंड कॉलम में क्या नाम होता है सेकंड कॉलम के? A12, A22, सेकंड कॉलम A32। सेकंड कॉलम के एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम के कोफैक्टर एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जो 3 कोफैक्टर उन्होंने मांगे, उन्हीं 3 कोफैक्टर से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब तो अब ये मत कहना हम तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। अब किससे एक्सपेंड करना पड़ेगा? कॉलम 2 से, क्योंकि कॉलम 2 के उन्होंने क्या मांग लिए? कोफैक्टर। मैं हेल्प करने के लिए खड़ी हूं, कोई भी हेल्प चाहिए एग्जाम्पल 6 में 7 में ले लो। एग्जाम्पल 8 एंड 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 एंड 9। अतुल्य, ये 8 और 9 की पिक ग्रुप में डालना। ओल्ड एडिशन में 8 और 9 नहीं है, 7 तक है। 8 और 9 की पिक ग्रुप में डालो। एक्सरसाइज की भी पिक लेके जाना बेटा, एक्सरसाइज में भी नहीं होंगे कुछ क्वेश्चन। सेवन में कोई डाउट? कोफैक्टर निकालने हैं, लेकिन अब इन्होंने माइनर निकलवा दिए, तो अब मैं कोफैक्टर में मेहनत नहीं करूंगी। क्या मेहनत नहीं करूंगी? मैं कोफैक्टर में -1 की पावर 1+2 और यहां से 18 भर दूंगी। मैं क्यों मेहनत करूं अब? यदि ये माइनर ना निकालते तब मैं इसको यहां लिखती फिर सॉल्व करती। कल हम टेस्ट की करेक्शन भी करेंगे, 15 या 20 मिनट टेस्ट की करेक्शन करेंगे कल, पढ़ाई के साथ साथ। एब्सेंट मत होना कल, अपनी गलतियां देखना सीखना। सभी लोग एग्जाम्पल 7 के लिए जगह छोड़ दें, जिनका हो गया वेरी गुड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू भी दे रखी है। उन्होंने कहा है 3 × AB। अब सुन लो, इसमें यूज होंगे 2 कॉन्सेप्ट। हमने जितने कॉन्सेप्ट आज लिखे उसमें से 2 सुनो कैसे। ओरिजिनल मैट्रिसेस नहीं दी, अब यूज होंगी प्रॉपर्टीज। कैसे? ए का 3 ऑर्डर, बी का 3 ऑर्डर, उनके मल्टीप्लाई का ऑर्डर बताओ। 3/3, जब 3/3 से मल्टीप्लाई होगा 3/3। तो जब ए इंटू बी का ऑर्डर 3/3 है, कितने 3 बाहर बुलाऊं? अच्छा जी। अब एक प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इनकी वैल्यूज आपको पता है, आ गया आंसर। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने प्रॉपर्टीज यूज हुई? तो दिमाग लगा लेना। ए इंटू बी का ऑर्डर पता कर लिया, कितने 3 बाहर आएंगे? 3 3। और हमें पता है मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर।
तो इसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर बेस्ड है 8 और 9, इसीलिए मैंने कहा 8 और 9 वेरी 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 वेरी, ये एमसीक्यू बन के आएंगे 8 और 9, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, बस प्रॉपर्टीज आती हो। एब्सेंटीज काश अपना लॉस कवर कर ले रिकॉर्डिंग से। आज का जो हमने पढ़ा है ना, ये अब एडजॉइंट में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। सेकंड पार्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2। चलो भाई यूज करवाओ जरा, दो प्रॉपर्टी बोलो। पहले कौन सी प्रॉपर्टी बोलो, दो प्रॉपर्टी। पहले डिस्ट्रीब्यूट वाली, दूसरी प्रॉपर्टी बोलो। ए ए डैश का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे रखा है। स्क्वायर ऑर्डर का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, कोई बाहर थोड़े ना खींचने, तो इस ऑर्डर 2 है, इसका कुछ यूज नहीं हुआ। ऑर्डर 2, आ रही है क्या प्रॉपर्टीज यूज करनी? बेटा 10 कल के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, इसलिए आप लोग 9 और 10 को बिना देखे दोबारा करिएगा। जिन जो भी पैशनेट है अच्छे मार्क्स के लिए, वो 9 और 10 को रिपीट कीजिएगा। सुन लीजिए, सॉरी 8 और 9 को रिपीट करना। जब अगले दिन संडे होता है और टीचर कहता है कल ये पढ़ाएंगे, तो अंडरस्टूड होता है ना, लेकिन छोटे बच्चे जरूर बोलते हैं कल संडे है। क्या हो गया? तो इतनी बुद्धि तो मेरे पास है नहीं, ये समझ लो, ये आता है बस मुझे। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे। जब मैट्रिक्स से दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे। डिस्ट्रीब्यूट, आई का डिटर्मिनेंट कहीं जिक्र हुआ था? आई का डिटर्मिनेंट नहीं हुआ। सोचो आई का डिटर्मिनेंट क्या होता होगा? 1 होता है। और जिनको शक हो रहा है वो एक्सपेंड करेंगे घर जाकर। आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब ये -2 दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर क्या आ जाएगा? -12। क्वेश्चन यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब सेकंड और थर्ड का हिंट ले लो, घर पे करना। बताइए क्या इतनी खतरनाक ए और बी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी? सोचो, पार्ट 2 में क्या तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड ए और बी को मल्टीप्लाई करने वाले हो? क्या कह रहा है दिमाग? कि मैम प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ए का डिटर्मिनेंट अलग फाइंड करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट अलग फाइंड करेंगे, और यहाँ दोनों की वैल्यू भर देंगे। हम ए और बी मैट्रिसेस को क्यों ही मल्टीप्लाई करें? थर्ड पार्ट और बता दो। ए की पावर 4, मैट्रिक्स ए को 4 बार मल्टीप्लाई करने वाले हो क्या? ए में ही हालत खराब हो जाएगी। प्रॉपर्टी कहती है 4 को बाहर बिठा लो, और 625 होता है 5 की पावर 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनका आ रहा है x² -4। अब स्टूडेंट यहां करते हैं 4 से 4 कैंसिल। कहां गलती है पकड़ो। जब भी यहाँ इवन पावर होती है, जब भी यहाँ इवन, अच्छा पता है, गलती तो ढूंढ नहीं पा रहे थे। जब भी इवन पावर, स्क्वायर में तो सबको पता है अंडर रूट लेने में प्लस माइनस आएगा। अरे भाई पावर 4, पावर 6, पावर 8 में भी प्लस माइनस आएगा। और जब क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब होता है दोनों साइड, तब प्लस माइनस नहीं आता। और यहाँ मैक्सिमम बच्चों का प्लस माइनस 4 से 4 गया +5। +5 आएगा। प्लीज मैं 9, 8 और 9, फिर 9 और 10 बोलने वाली थी। 8 और 9 के लिए
रिक्वेस्ट है कि इनको दोबारे करना, बहुत इंपॉर्टेंट है 8 और 9, और इनके जैसे एक्सरसाइज में भी है तो पता चल जाएगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आज के लिए इतना ही।